चलो शुरू करते हैं हम लोग पढ़ना, है ना। हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट चैप्टर हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो टर्म 1 के अंदर में है, जिसका नाम है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया था। लास्ट का 2 छोटा छोटा टॉपिक बाकी था जो कि दोनों आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन हम लोगों को पढ़ना है एक बार, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस चैप्टर का, और हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिलेबस टर्म 1 के लिए कंप्लीट होगा। ठीक है, चलो। ज्योमेट्रिक मेथड हम लोग लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे, पहले वो देख लें थोड़ा सा। चलो, लास्ट क्लास में हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े थे वो था फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे फैक्टर्स पढ़े थे, टोटल जो कि 9 फैक्टर्स के बारे में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, अब ज्योमेट्रिक मेथड क्या है, ये जो हम लोग याद करो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालने का 2 मेथड पढ़े थे, एक परसेंटेज मेथड, दूसरा प्रोपोर्शनेट मेथड। ये उनका भाई है, तीसरा मेथड है ये। ठीक है, ये उनका भाई तीसरा मेथड है जिसका नाम है ज्योमेट्रिक मेथड, जो कि हमारे 11th के सिलेबस में नहीं है, एक्सट्रीमली इजी है। तो सिर्फ डायग्राम के हिसाब से एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि ये आगे जाके काम आता है। ठीक है, इसी वजह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, देखो, लोअर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व। मतलब ये हमारा मान लो डिमांड कर्व है, तो मान लो हमको इस पॉइंट में इलास्टिसिटी निकालना है, ये पॉइंट का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना है, तो लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट, ये वाला जो ग्राफ होगा इसको डिवाइड कर देंगे किसके साथ, अपर सेगमेंट के साथ डिवाइड कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकल जाएगा। कोई भी न्यूमेरिकल इस तरीके से इसको क्वेश्चन को करना नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस है। मैं यहाँ पे लिखवाया भी इसीलिए हूँ, ये आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, बस एक जनरल नॉलेज के हिसाब से बस समझ लो कि एक ज्योमेट्रिक मेथड नाम का भी चीज होता है, जिसमें फॉर्मूला होता है लोअर सेगमेंट डिवाइडेड बाय अपर सेगमेंट। हम डिमांड कर्व को 2 पार्ट में डिवाइड करके भी हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाल सकते हैं। अब क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये वाले मेथड से और बाकी मेथड से अगर हम निकालें सेम आएगा, सेम नहीं आएगा। ठीक है, पॉइंट मेथड और परसेंटेज मेथड, जो हम लोग प्रोपोर्शनेट मेथड और परसेंटेज मेथड पढ़े थे, वो दोनों मेथड में सेम आता है आंसर, लेकिन उसका आंसर और इसका आंसर सेम नहीं आता है ज्योमेट्रिक मेथड में। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मेथड पूरा अलग ही मेथड है, हम इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमको निकालना बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, उसके बाद एक आखिरी टॉपिक जो सिलेबस में नहीं है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टोटल एक्सपेंडिचर। ये इसीलिए पढ़ाया जाता है, ये मैं नहीं पढ़ाता, बिकॉज ये इसीलिए पढ़ाते हैं क्योंकि ऊपर याद करो हम एक पॉइंट नंबर 7 को पेंडिंग रखे थे। ये पॉइंट नंबर 7 को समझने के लिए हम लोग वो टॉपिक को पढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब आ जाओ नीचे, क्या देखते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड टोटल एक्सपेंडिचर। फर्स्ट पॉइंट, इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, सेकेंड पॉइंट है इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, और थर्ड पॉइंट है इलास्टिसिटी इज इक्वल टू 1। अब देखते हैं कौन से केस में क्या होता है। सबसे पहला, इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, कब होगा मोर देन 1, व्हेन डिमांड इज इलास्टिक, a fall in the price of commodity, mark करना, a fall in the price of a commodity result in increase in the total expenditure on it। अगर प्राइस फॉल होता है और हमारा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी इज मोर देन 1। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, P0 और Q0, प्राइस था 10 रुपए, हम लोग खरीदते थे 5 यूनिट, टोटल एक्सपेंडिचर कितना होता था, 50 रुपए। ठीक है, अब क्या हो गया, प्राइस कम हो गया, कितना हो गया, प्राइस 9 रुपए हो गया। ठीक है, प्राइस, नया प्राइस क्या होगा, चेंज हो गया, डिमांड बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, तो कितना से बढ़ गया, मान लो ये बढ़ के कितना हो गया, 6 यूनिट हो गया। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर अब कितना, अब टोटल एक्सपेंडिचर कितना, 54, 9 इंटू 6 54। तो हमारा टोटल एक्सपेंडिचर कम हुआ या ज्यादा हुआ, ज्यादा हुआ, तो इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आएगा, मोर देन 1 आएगा। अगर तुम्हारा टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, प्राइस के कम होने से अगर टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है तो हमारा इलास्टिसिटी क्या आएगा, मोर देन 1 आएगा। ठीक है, देख लो यहां पे लिखा है वही चीज, व्हेन डिमांड इज इलास्टिक, a fall in the price of the commodity will result in increase in total expenditure on it। जब ऐसा होता है तब इलास्टिसिटी क्या आता है, मोर देन 1 आता है। ऑन द अदर हैंड, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस, ये तो हम डिक्रीज का केस लिए, अगर प्राइस इंक्रीज हो गया द टोटल एक्सपेंडिचर ऑल्सो डिक्रीजेस। ठीक है, मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं, प्राइस को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। प्राइस कितना हो गया, 11 रुपए हो गया, 10 की जगह कितना हो गया, 11 रुपए हो गया। डिमांड कितना हो गया, मान लो
4 यूनिट हो गया। टोटल एक्सपेंडिचर कितना 44। तो अब देखो ये कम हो रहा है ना टोटल एक्सपेंडिचर, तो इस केस में भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगा, मोर देन 1 रहेगा। ठीक है, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है, या प्राइस डिक्रीज हो रहा है टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा, मोर देन 1 होगा। लास्ट वाला चलो देखो, मान लो ये तो हम लोग फर्स्ट केस हम क्या लिए थे, प्राइस डिक्रीज होने का केस लिए थे, जब 10 रुपए प्राइस था, नया प्राइस क्या हुआ 9 रुपए हुआ, ये था हमारा केस नंबर 1। ये क्या है हमारा केस नंबर 2, जब प्राइस कितना हो गया 10 रुपए से 11 रुपए हो गया, बढ़ गया। तो जब प्राइस बढ़ता है डिमांड क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, बढ़ना कम होना चाहिए। तो 5 यूनिट पहले डिमांड था, अब कितना हो गया डिमांड, 4 यूनिट हो गया, तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना आया 44। तो उस केस में भी प्राइस जब बढ़ रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। प्राइस जब कम हो रहा है टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस केस में क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, मोर देन 1। ठीक है, दोनों ही केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, मोर देन 1 होता है। ठीक है, चलो करते हैं इसको मार्क, यहाँ पे समरी लिखते हैं, ये पॉइंट के बगल में, ये पॉइंट के बगल में लिख लेना, कहीं पे भी जगह देख लो पॉइंट नंबर 1 के बगल में, और ये वाला समरी को लिख लो। प्राइस बढ़ेगा टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, कम होगा, प्राइस कम होगा टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, बढ़ेगा। ये समरी को लिख लो, है ना। ये इसको लिखना है पॉइंट नंबर 1 के बगल में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 के पास चलते हैं। इलास्टिसिटी इज लेस देन 1, कब इलास्टिसिटी लेस देन 1 होगा, when demand is inelastic, a fall in the price of a commodity leads to fall in total expenditure. On the other hand, when price increases, total expenditure also increases. इसका समरी पहले लिखते हैं फिर इसको पढ़ेंगे। ठीक है, जब प्राइस इंक्रीज होगा टोटल एक्सपेंडिचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। when प्राइस डिक्रीज होगा टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसको हम इस केस में क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। ठीक है, दोनों या तो इंक्रीज हो रहा है, दोनों या तो डिक्रीज हो रहा है टोटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर डिक्रीज हो रहा है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो एक एग्जांपल लेके समझ लेते हैं इस पॉइंट को भी। पहले प्राइस था 20 रुपए, डिमांड कितना होता था 5 यूनिट, प्राइस था 20 रुपए, डिमांड होता था 5 यूनिट। अब प्राइस क्या हो गया, कम होके 10 रुपए हो गया, प्राइस क्या हो गया, कम होके 10 हो गया। डिमांड बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। कितना से बढ़ के ये डिमांड बढ़ के कितना हो गया 7 यूनिट। ठीक है, अब पहले टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा था, अब टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है 100। तो जब प्राइस फॉल हुआ टोटल एक्सपेंडिचर भी, अच्छा 77, प्राइस फॉल हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो गया, फॉल हो गया। ठीक है, जब प्राइस फॉल हुआ टोटल एक्सपेंडिचर भी फॉल हुआ। अब एक और केस लेते हैं, प्राइस को बढ़ा के देख लेते हैं। नेक्स्ट केस में प्राइस को मान लो बढ़ा के कितना कर दिए, 40 रुपीज कर दिए, 20 की जगह 40 कर दिए। ठीक है, अब डिमांड कम होना चाहिए, कितना कर दें डिमांड को 2 करें, 3 करें, 4 करें, और क्यों करें, देखो डिमांड को क्या कर देते हैं, कम करना पड़ेगा। मान लो डिमांड कितना हो गया 4 या 3 हो गया, चलो मान लेते हैं। ठीक है, डिमांड क्या हो गया 3 हो गया, तो इस केस में टोटल एक्सपेंडिचर कितना हुआ, तो जब प्राइस इंक्रीज हुआ, ये वाले केस में जब प्राइस इंक्रीज हुआ टोटल एक्सपेंडिचर भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है, तो ये दोनों केस में क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन। ठीक है, और आखिरी केस इक्वल टू 1, कब होगा इक्वल टू 1 बताओ, जब प्राइस या तो इंक्रीज हो या तो डिक्रीज हो, टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, देखो व्हेन डिमांड इज यूनिट इलास्टिक, अ फॉल इन द प्राइस और राइज इन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी डज नॉट चेंज द टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, इसी एग्जांपल में करके देखते हैं। इसी एग्जांपल को मैं थोड़ा सा फिर मॉडिफाई कर लेता हूं।
मान लो प्राइस 20 था, डिमांड 5 था, केस नंबर 1 में क्या हो गया, प्राइस 10 रुपए हो गया, डिमांड क्या हो गया, बढ़ के 10 यूनिट हो गया, एक्सपेंडिचर कितना रहा 100, प्राइस बढ़ के कितना हो गया 25 हो गया, ठीक है, डिमांड कितना हो गया 4, एक्सपेंडिचर कितना रहा 100। तो हर एक केस में एक्सपेंडिचर, हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए, प्राइस चाहे बढ़े या कम हो, एक बार कम हो रहा है एक बार बढ़ रहा है, दोनों केस में हमारा टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, हमेशा कांस्टेंट है। इस केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, इक्वल्स टू 1, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि ये आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक है, ठीक है, एक्सट्रीमली दिमाग लगाने मत बैठना, बस थोड़ा सा जान लो, जितना हमको चाहिए उतना काफी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना आउट ऑफ सिलेबस बट वी विल रीड, ये आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक ही है, इसको इसीलिए पढ़ाया जाता है क्योंकि अभी जो मैं पॉइंट पढ़ाऊंगा पॉइंट नंबर 7 अब वो समझ में आएगा, ठीक है। इलास्टिसिटी, शेयर इन टोटल एक्सपेंडिचर, आ जाओ। Proportion of consumer income that is spent on the particular commodity also influence the elasticity of demand for it. Greater the proportion of income spent on the commodity, more is the elasticity of demand for it and vice versa. Demand for goods like salt, needle, soap, matchbox, etc. ये सारे केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगा। चलो एक बात बताओ, तुम लोग जॉब करते हो, ठीक है, 1 लाख रुपए सैलरी मिल रहा है, तुम ये जानते हो किसी भी चीज का प्राइस बढ़ता है तो डिमांड कम हो जाता है। मान लो सॉल्ट, सैलरी कितना 1 लाख रुपए, सॉल्ट महीने में कितने रुपए का खरीदते हो, 10 रुपए का खरीदते हो, इसका प्राइस बढ़ के 20 रुपए हो गया, क्या खरीदना बंद कर दोगे, नहीं करोगे, उतना ही खरीदोगे, है ना। अच्छा अब ये तो सॉल्ट का बात हो गया, मान लो एक और कॉमोडिटी लेते हैं, 1 लाख का सैलरी था, तुम हर महीने क्या करते हो, रेंट देते हो हाउस का, बड़े सिटी में रह रहे हो तभी तो 1 लाख सैलरी मिल रहा है, बड़े सिटी में हाउस का रेंट कितना था, 50,000 रुपीज था पर मंथ, ठीक है, 50,000 रुपए के घर में भाड़ा तुम लोग रह रहे थे, महीना 50,000 रुपए दे रहे थे, ये बढ़ के 80 हो गया, क्या छोड़ दोगे या नहीं छोड़ दोगे, घर को छोड़ दोगे ऑब्वियसली, दूसरा कोई घर देखोगे, छोटा घर, या फिर रेंट का मान लो नहीं लेते एग्जाम्पल, कोई और कॉमोडिटी लेते हैं जिसका प्राइस था 5,000 रुपए, ठीक है, कोई प्रकार का कुछ कॉमोडिटी कंज्यूम करते थे जिसका प्राइस था 5,000 रुपए, इसका प्राइस बढ़ के कितना हो गया, क्या कंज्यूम करोगे या क्वांटिटी को कम कर दोगे, कम कर दोगे ऑब्वियसली, क्योंकि ये तुम्हारे टोटल एक्सपेंडिचर में क्या ले रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द शेयर ले रहा है। तो वैसे ही शेयर इन टोटल, अगर किसी प्रोडक्ट का ओवरऑल शेयर हमारे टोटल एक्सपेंडिचर में बहुत कम है, जैसे सॉल्ट हो गया, नीडल हो गया, सोप हो गया, मैच बॉक्स हो गया, ये सारे प्रोडक्ट को हम जनरली क्या करते हैं, कंजम्पशन करना बंद नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि चाहे हमारा उसका प्राइस बढ़े या ना बढ़े। लेकिन अगर हमारा एक मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन खर्चा हो रहा है, when the prices of goods change, consumer continue to purchase almost the same quantity of the goods. However, if the proportion of income spent on the commodity is large, अगर हमारा शेयर लार्ज आ रहा है, ठीक है, जैसे कि 5,000 10,000 वाला एग्जांपल लिए, देन द डिमांड फॉर सच कमोडिटी विल बी इलास्टिक। उस केस में हम क्या कर देंगे, कमोडिटी का डिमांड को इलास्टिक कर देंगे। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब ये वही पॉइंट से रिलेट कर रहा है जो हम लोग नीचे टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में पढ़े थे। अगर टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है तो वो क्या होता है, इलास्टिक होता है, अगर नहीं बढ़ता है तो क्या होता है, इन इलास्टिक होता है, जैसे हम लोग नीचे में पढ़े, ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे हमारा क्या होता है, पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। पूरा चैप्टर मतलब हमारा जो टर्म 1 का सिलेबस है वो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में टर्म 1 में टोटल इतना ही सिलेबस है जितना हम लोग पढ़े हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास से स्टैटिस्टिक्स शुरू करेंगे, जिसमें मेरे हिसाब से चैप्टर नंबर 4 से सब कोई कर रहे हो ऑलरेडी वो वाले बैच में, है ना, कोई ऐसा है जो नहीं कर रहा है चैप्टर 4 से? क्यों, क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसमें नहीं कर रहे हो? क्योंकि देखो टाइम बहुत कम बचा है ना, एक्चुअली टाइम है नहीं उतना ज्यादा, क्या कि अपना बैच शुरू ही लेट से हुआ था, है ना, तो वो शुरू लेट से होने के कारण उनका तो बढ़िया जा रहा है कोर्स, उनका तो वो वाले बैच का तो ऑलमोस्ट नियर टू कंप्लीशन है, ठीक है, तो दिवाली के बाद उनका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ये बैच का क्या, अगर अपने कोर्स कंप्लीशन में ध्यान देंगे तो ये सब का रिवीजन और नहीं हो पाएगा। अगर अपने कंटिन्यूसली पढ़ते गए आगे 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 तो इसका रिवीजन कब करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स रिवीजन कब होगा? जरूरी है रिवीजन, चैप्टर 1 का आधा कुछ याद होगा नहीं, कम याद होगा, चैप्टर 2 का भी याद नहीं होगा, तो मेरे हिसाब से उस टाइम भी बोला था मैं चैप्टर 4 से करते रहो बेटर होगा, है ना। तो मेरे हिसाब से सब कर रहे हो, अगर कोई नहीं कर रहे हो तो अभी से भी करना शुरू कर लो, है ना। फिर क्या होगा, जो बचा कुचा होगा अपने
कर लेंगे क्लास में, ऐप में वीडियो तो है ही सारा, आराम से कितनी बार भी तुम लोग कर सकते हो, 2 बार 3 बार जितनी बार करना है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कर रहे हो ना क्लासेस सबको ऑलमोस्ट, है ना। चलो अब कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है इसका जो हम लोग करते हैं। पहले चैप्टर 4 का कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन है, आ जाओ पहले वो कर लेते हैं। चैप्टर 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखना। इफ देर इज नो चेंज इन डिमांड फॉर कॉमोडिटी एक्स इवन आफ्टर राइज इन इट्स प्राइस देन द डिमांड इज, प्राइस बढ़ने से डिमांड चेंज नहीं हो रहा है, क्वांटिटी चेंज नहीं हो रहा है, तो डिमांड को क्या बोलेंगे? परफेक्टली इन इलास्टिक, है ना। जब प्राइस बढ़ रहा है, प्राइस हो रहा है प्राइस, तब डिमांड नो चेंज इन डिमांड, तो उस केस में क्या बोलेंगे? परफेक्टली इन इलास्टिक। ठीक है, सोनाली आंसर देना है। ठीक है, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट विल नॉट बी हायर when it is considered a necessity by its buyer, when less substitute of the product are available, when it has several uses, when it is an expensive commodity. Will not be higher, कब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा नहीं होगा किसी प्रोडक्ट का? कब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा नहीं होगा? सोच लो, मल्टीपल रिस्पॉन्स भी है तो एक से ज्यादा आंसर भी हो सकता है, जरूरी नहीं है एक ही आंसर हो। ठीक है, एक से ज्यादा आंसर भी तुम लोग दे सकते हो, तो एक ए तो होगा। विल नॉट बी हायर का मतलब कब हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ज्यादा नहीं होगा। नेसेसिटी के केस में तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कम होता है, तो ए तो होगा ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हेन लेस सब्स्टिट्यूट ऑफ द प्रोडक्ट आर अवेलेबल, जब सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं होता, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? ज्यादा होता है या कम होता है? कम होता है, ये भी होगा। व्हेन इट हैज सेवरल यूजेस, जब सेवरल यूजेस इलास्टिसिटी क्या होता है? हाई होता है, तो ये तो नहीं होगा थर्ड वाला। व्हेन इट इज एन एक्सपेंसिव कमोडिटी, एक्सपेंसिव कमोडिटी के केस में भी इलास्टिसिटी ज्यादा होता है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर होगा ए एंड बी बोथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, डिमांड फॉर अ गुड इज लेस इलास्टिक व्हेन, लेस इलास्टिक कब होता है? Percentage change in price is more than percentage change in quantity demanded. Percentage change in quantity demanded is more than percentage change in price. Percentage change in price equals to percentage change in demand curve is steeper. डी नहीं है, ठीक है, स्टीपर और ये फ्लैटर को छोड़ो, तुम ये बताओ, इनमें से बताओ ए, बी और सी। फॉर्मूला क्या होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का? परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय प्राइस या प्राइस डिवाइडेड बाय डिमांड। कोई कंफ्यूजन है तो एक बात देख लो, डिमांड डिवाइडेड बाय प्राइस, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय प्राइस। ठीक है, तुमको क्या निकालना है? लेस इलास्टिक निकालना है। लेस इलास्टिक का मतलब लेस देन 1 होना चाहिए, तो तुम बताओ लेस देन 1 कब होगा? ये डिमांड ज्यादा होगा या प्राइस ज्यादा होगा? कब होगा लेस देन 1? तभी होगा जब डिमांड कम है और प्राइस ज्यादा है, न्यूमरेटर कम है डिनोमिनेटर ज्यादा है, तभी तो लेस देन 1 होगा। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस का मतलब क्या? परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन डिमांड। तो आंसर क्या होगा? ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं? चलो नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव ए इलास्टिक डिमांड। डिमांड कौन से केस में इलास्टिक होगा? मैच बॉक्स में तो नहीं होगा इलास्टिक, मेडिसिन में भी नहीं होगा, कोक या एयर कंडीशनर? सोच लो, कोक या एयर कंडीशनर, दोनों हो सकता है। तो मल्टीपल रेस्पॉन्स भी है हमारे पास, तो हम लोग दोनों आंसर को टिक कर सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट, इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी लेस देन यूनिट, द डिक्रीज इन प्राइस वुड रिजल्ट इन। अगर लेस देन यूनिट है मतलब लेस देन 1 है, प्राइस इलास्टिसिटी क्या है? लेस देन 1 है। अ डिक्रीज इन द प्राइस, अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो क्या होगा? क्वांटिटी डिमांड क्या होगा? लेस देन यूनिट है मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? 1 से कम है। ठीक है सोनाली, ठीक है, बोलो क्या होगा? डिक्रीज इन प्राइस विल रिजल्ट इन, अच्छा प्राइस जब डिक्रीज होता है डिमांड क्या होना चाहिए? इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, अच्छा तो तीनों पॉइंट तो इंक्रीज वाला ही दिया हुआ है। ये तो टोटल एक्सपेंडिचर का पूछा है, इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर, क्या ये होगा? जब प्राइस डिक्रीज हुआ टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज हुआ, उस केस में इलास्टिसिटी क्या होता है? मोर देन 1 होता है, फर्स्ट वाला केस। तो ये तो होगा नहीं, तो सी तो होगा नहीं, डी तो नन ऑफ दिस को भी छोड़ दो, 1 और ए और बी को देखो।
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, लेस देन 1 है, ठीक है। डिक्रीज इन प्राइस, तो ये डिमांड क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। अब डिमांड इंक्रीज जो होगा वो प्राइस जितने से डिक्रीज हुआ है उससे ज्यादा से इंक्रीज होगा या उससे कम से इंक्रीज होगा। फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ठीक है। प्राइस मान लो 20% से फॉल हुआ, ठीक है, तो लेस देन यूनिट है, मतलब डिमांड 20 से राइज होना चाहिए या 20 से ज्यादा से राइज होना चाहिए, 20 से कम से राइज होना चाहिए, 20 से कम से होना चाहिए, क्योंकि कम से होगा, मान लो ये 10 होगा तभी तो ये लेस देन 1 आएगा, लेस देन यूनिट बोला। अगर ये 20 से ज्यादा हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, तो ये तो 1.5 आ जा रहा है आंसर, 1 से ज्यादा आ जा रहा है। आंसर क्या निकालना है हमको, लेस देन यूनिट निकालना है, लेस देन 1 निकालना है, ठीक है। लेस देन 1 निकालने के लिए न्यूमरेटर कितना होना चाहिए, डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए, मतलब ये मान लो 10 है, या तुम 12 ले लो, 15 ले लो, लेकिन 20 से छोटा लेना, ठीक है। तो प्रोपोर्शनेट लेस इंक्रीज इन द क्वांटिटी डिमांड, प्रोपोर्शनेटली कितना लेस से, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। थोड़ा सा प्रैक्टिस लगेगा, एक बार में नहीं होता है, किसी से नहीं होता, बैच 1 में भी किसी से नहीं हुआ था, तुम एक्सेप्शन नहीं हो, ठीक है। तो बहुत ये इस प्रकार के क्वेश्चन में प्रैक्टिस का नीड होता है। अब जैसे प्रैक्टिस हो रहा है, अब आगे आगे जैसे धीरे धीरे क्वेश्चन आएगा तो धीरे धीरे अपने आप होने लगेगा, ठीक है। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है वो बताना है। देखो पढ़ो थोड़ा। Higher numerical value of elasticity indicates larger effect on price change on quantity demand. Elasticity of demand can vary only between -1 and +1. क्या इलास्टिसिटी -1 और +1 के बीच में ही होता है? क्या कहां से कहां तक होता है? जीरो से 1 होता है इलास्टिसिटी। देखो तो 5 तो इलास्टिसिटी पढ़े थे क्या? देखो तो 5 टाइप ऑफ इलास्टिसिटी पढ़े थे क्या? एक में डायग्राम हॉरिजेंटल था, एक में वर्टिकल था, एक में, बाकी तीनों में लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग था, पढ़े थे। चैप्टर के स्टार्टिंग में आओ, उसके बाद 2 पेज टर्न करो, चैप्टर स्टार्टिंग में आओ, हाँ 2 पेज टर्न करो, कोई डायग्राम दिखाई दे रहा है? हाँ 5 तो डायग्राम है, हाँ इधर से शुरू हुआ है, इधर से शुरू हुआ है, हाँ बस यहां से 5 डायग्राम, पहला 5 डायग्राम, ठीक है। पेज नंबर बोलो तो 48, पेज नंबर 48 में है ना, देख लो सब कुछ। 5 तो है। फर्स्ट वाले का क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंफिनिटी, सेकेंड वाले का 0, थर्ड वाले का लेस देन 1, फोर्थ वाले का और फिफ्थ वाले का इक्वल्स टू 1। तो रेंज क्या हुआ, 0 से क्या छोटा है, नहीं है, इंफिनिटी तक जा रहा है, तो माइनस इंफिनिटी होगा क्योंकि अगर इनवर्स रिलेशन है तो माइनस लग जाएगा। तो रेंज कहां से कहां तक हो गया, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। ये क्या बोला है, +1 से -1, ये तो नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट तो पहली बात गलत है ही। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैन वेरी ओनली बिटवीन -1 +1, ये आंसर होना चाहिए -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी हो सकता है, ठीक है। और देखो क्या इनकरेक्ट है इसमें, और कोई स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, चेक कर लो। अच्छा ये पॉइंट नंबर 3 रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं पढ़े हम लोग, सी को छोड़ दो तुम लोग, पॉइंट सी को छोड़ दो, सिलेबस में भी नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस पॉइंट है। पॉइंट नंबर डी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एस्टैब्लिश अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी एंड इट्स प्राइस व्हाइल अदर फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। यस ये तो ट्रू है। ए पढ़ो तो क्या है, हायर न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी इंडिकेट्स लार्जर इफेक्ट ऑफ अ प्राइस चेंज ऑन क्वांटिटी डिमांड। प्राइस चेंज होने से क्या क्वांटिटी डिमांड में ज्यादा इंपैक्ट पड़ेगा, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1 है तो हाँ, अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मोर देन 1 है तो 1% चेंज होता है प्राइस में, तो डिमांड 1 से ज्यादा से चेंज होगा, तो ये भी ट्रू है। तो बचा कौन, बी खाली था जो इनकरेक्ट है। हमको क्या फाइंड आउट करना है, इनकरेक्ट वाला फाइंड आउट करना है, तो आंसर क्या होगा, ठीक है, क्लियर है। हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करना था, ठीक है, तो हमारे लिए आंसर क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है।
चलो 7, द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट डेक्स इलास्टिक डिमांड फॉर अ कॉमोडिटी। डायग्राम देख के बताना है इलास्टिक क्या है, ज्यादा है, कम है, यूनिट है या परफेक्ट है। क्या 5 ठो डायग्राम था, मैच करो तो देखो तो 5 ठो डायग्राम में क्या था, किसके जैसा आ रहा है ये डायग्राम। हाई देखो, इसको निकालने का क्या तरीका होता है, 2 ठो लाइन बनाते हैं हम लोग, 2 पॉइंट लेके लाइन बनाते हैं, ठीक है। अब यहां से क्लियर कट दिख रहा है, यहां पे प्राइस है, प्राइस कितना से फॉल हुआ, कम से फॉल हुआ, डिमांड कितना से चेंज हुआ, ज्यादा से चेंज हुआ। नहीं, डिमांड कहाँ है, पहले डिमांड क्या था, अच्छा ये था, डिमांड ज्यादा से चेंज हुआ। वैसे करके कभी भी ऐसा लाइन देगा तो 2 ठो पॉइंट ड्रॉ करना और दोनों पॉइंट के बीच में देख लेना कि कौन कितना से चेंज हो रहा है, ठीक है। अब तुमको क्लियर कट दिखाई दे रहा है, प्राइस कितना से चेंज हो रहा है, कम से चेंज हो रहा है, डिमांड कितना से हो रहा है, ज्यादा से हो रहा है। तो डिमांड ऊपर रहता है, प्राइस नीचे रहता है, डिमांड ज्यादा से चेंज हो रहा है, प्राइस कम से चेंज हो रहा है। आंसर मोर देन 1 आएगा या लेस देन 1 आएगा, मोर देन 1 आएगा। आंसर हमेशा क्या आएगा, मोर देन 1 आएगा, ठीक है। तो हाईली इलास्टिक, ठीक है। क्या करना है समझ में आया ना, डायग्राम में 2 पॉइंट ड्रॉ करना है, दोनों पॉइंट में देखना है कि कितना से चेंज आ रहा है। प्राइस देखो कितना कम से चेंज हो रहा है, डिमांड ज्यादा से चेंज हो रहा है, ठीक है। डिमांड कहाँ रहता है, ऊपर साइड में रहता है, प्राइस नीचे रहता है। डिमांड ज्यादा से चेंज हो रहा है, एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो डिमांड 20 से चेंज हो रहा है, प्राइस कम दिख रहा है, तो प्राइस कितना से चेंज हो रहा है, मान लो 15 से चेंज हो रहा है। आंसर मोर देन 1 आएगा, हमेशा मोर देन 1 आएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हाईली इलास्टिक, ठीक है। क्लियर है किस प्रकार से करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 8, if the percentage increase in the quantity demand of a commodity less than percentage fall in its price, then elasticity of demand is, if percentage increase in quantity demand for a commodity, percentage change in quantity demand कम है और percentage change in price क्या ज्यादा है, तो elasticity of demand less than 1 होगा, more than 1 होगा, equal to 1 होगा या equal to 0 होगा, less than 1 होगा। परसेंटेज चेंज इन डिमांड कम है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज्यादा है, डिमांड ऊपर होता है और प्राइस नीचे होता है, ये कम है, दिस इज स्मॉल और दिस इज लार्ज। आंसर क्या आएगा, हमेशा लेस देन 1 आएगा। न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। 1 से कम आएगा तो आंसर विल बी लेस देन 1, ठीक है। क्वेश्चन देखो, बहुत जन को ऐसा हो रहा होगा, कुछ कुछ पॉइंट नहीं समझ में आ रहा होगा, ऐसा होता है, ठीक है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्वेश्चन में ऐसा होता है, तुम एक्सेप्शन नहीं हो कि तो ऐसा नहीं है कि तुमको नहीं समझ में आ रहा है। बैच 1 के टाइम में मैक्सिमम लोग आंसर नहीं दे पा रहे थे, कुछ एक आध हैं, एक दो ही हैं जो बड़ा मुश्किल से आंसर दे पा रहे थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन तभी होता है जब हम लोग 1 या 2 बार इसको प्रैक्टिस करते हैं। तो अभी जैसे ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, फिर घर जाके एक बार जब करोगे तब तुम्हारा इस प्रकार का क्वेश्चन होने लग जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, पॉइंट नंबर 9 सोनाली, ठीक है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज बेस्ट डिफाइंड एज, डेफिनेशन बताना है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। बाकी लोग डेफिनेशन बताना है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज बेस्ट डिफाइंड एज, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का डेफिनेशन बताना है, कौन सा है इसमें से। प्राइस इलास्टिसिटी हम किसके साथ मेजर करते हैं, चेंज इन टेस्ट ऑफ कंज्यूमर, चेंज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, डिमांड चेंज इन ड्यू टू चेंज इन प्राइस, और या चेंज इन प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, किसके लिए करते हैं, चेंज इन खुद का प्राइस के साथ चेंज के देखते हैं, है ना। चैप्टर निकालो, फर्स्ट पेज निकालो, फर्स्ट चैप्टर का प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखो तो क्या दिया डेफिनेशन, चेंज इन, जोर से पढ़ो, चेंज इन, इतना लिखा है पूरा पढ़ो, हाँ। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रेफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी। हम किस अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी सारे फैक्टर क्या होने वाले, कांस्टेंट रहने वाले। तो हम किसके साथ चेंज देखते हैं, हमेशा हमेशा चेंज इन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, हम अपना प्राइस के साथ देखते हैं, हम रिलेटेड गुड्स का प्राइस के साथ कभी भी प्राइस इलास्टिसिटी नहीं निकालते। रिलेटेड प्राइस गुड्स के साथ जब निकालते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रॉस, अच्छा। इनकम के साथ निकालते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, इनकम इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी किसको बोलते हैं, जब हम चेंज इन प्राइस के साथ निकालते हैं, ठीक है। क्लियर है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? कौन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को इन्फ्लुएंस करता है? नेचर ऑफ द कमोडिटी, इनकम लेवल, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट, ऑल ऑफ द अबव। सी, अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट। ए नहीं होगा, नेचर ऑफ द कमोडिटी। क्वेश्चन क्या पूछा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? प्राइस इलास्टिसिटी को कौन कौन सा फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करता है? लास्ट क्लास में नॉट ऑफ फैक्टर पढ़े थे, देखो तो पढ़े थे नॉट ऑफ फैक्टर। पहला फैक्टर क्या था? नेचर ऑफ द कमोडिटी, है ना। दूसरा फैक्टर क्या था? सब्स्टिट्यूट। तीसरा फैक्टर क्या था? तीन फैक्टर दिखाई दे रहा है, वही तीनों, पहला तीन। हाँ, ये तो इजी सा क्वेश्चन था, तो पहला तीन फैक्टर दिया था। 9 फैक्टर में से कोई सा भी फैक्टर यहाँ पे दे सकता है, ठीक है। तो 9 फैक्टर में से कोई भी फैक्टर क्या होगा? प्राइस इलास्टिसिटी को इन्फ्लुएंस करेगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दिस, ठीक है। पढ़े थे ना लास्ट क्लास में, फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वही तो पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो 9 फैक्टर पढ़े थे, जिसमें से 3 ही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 11, अ नेगेटिव साइन विद कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंडिकेट्स। नेगेटिव साइंस क्या बोलता है? नेगेटिव साइन याद करो, पढ़े थे। -2.5 है, तो माइनस का क्या मतलब है? 2.5 का क्या मतलब है? माइनस का मतलब क्या था? नेगेटिव रिलेशन या फिर इनवर्स रिलेशन। और 2.5 का मतलब क्या था? अगर 1% से प्राइस चेंज होता है तो 2.5% से डिमांड चेंज होगा, ठीक है। तो माइनस का यहाँ पे क्या मतलब है? वही पूछा है, इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। आंसर विल बी बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, a 5% fall in the price of X leads to 10% rise in its demand. In case of goods Y, a 2% rise in the price leads to a 6% fall in demand. In the given case, DEX is more elastic. एक काम करो तो X और Y का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालो पहले। X का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालो, Y का इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालो। फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग, डिवाइड करके निकालना है, ठीक है, फटाफट। हाँ देखो क्या लिखना है, मैं मेरे पास भी उतना ही क्वेश्चन है, तुम्हारे पास भी उतना ही क्वेश्चन है। तुम जो समझोगे पढ़ के, मैं भी वही समझूंगा। एक बार खुद ट्राई करो, नहीं होता है तो फिर मैं करवाऊंगा, ठीक है। एक बार खुद से ट्राई करके देखो, ठीक है। बना लो। कितना कितना निकला वो बताओ। एक्स का 2 और वाई का 2%। इलास्टिसिटी कभी भी परसेंटेज में नहीं होता, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में परसेंटेज परसेंटेज था, दोनों कट जाएगा तो परसेंटेज में नहीं आएगा, ठीक है। इसका कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट नहीं होता, ये यूनिट फ्री होता है, यहाँ पे कोई यूनिट नहीं है, ठीक है। सिर्फ 2, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना? 2, ठीक है। वाई का कितना आया? वाई का कितना आ रहा है? -3। अब देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं एक बार। अब 5% फॉल इन द प्राइस ऑफ एक्स लीड्स टू 10% राइज इन डिमांड, ठीक है। प्राइस फॉल हो रहा है किसका? एक्स का। और डिमांड किसका राइज हो रहा है? एक्स का। प्राइस फॉल हो रहा है, डिमांड राइज हो रहा है। फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। डिमांड कितना से चेंज हुआ? 10% से,
प्राइस कितना से फॉल हुआ, 5% से, इलास्टिसिटी कितना आया, -2, ठीक है। अब इन केस ऑफ गुड्स वाई अ 2% राइज इन प्राइस लीड्स टू 6% फॉल इन डिमांड। प्राइस कितना से राइज हुआ, 2% से, डिमांड कितना से फॉल हुआ, 6% से, तो डिमांड कितना है, परसेंटेज -6, आंसर क्या आएगा, -6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू -3। अब दोनों में से कौन बड़ा है बताओ। मैथ्स का नॉलेज मत लगाना, मैथ्स का नॉलेज मत लगाना, इकोनॉमिक्स का नॉलेज लगाना, ठीक है। कौन बड़ा है दोनों में से, अकॉर्डिंग टू मैथ्स कौन बड़ा है, -2, लेकिन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स कौन बड़ा है, -3, ठीक है। ये वाला चीज जाके मैथ्स सर को मत बताना अपना स्कूल में, ठीक है। -3 हमारे लिए बड़ा है क्योंकि हम जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देखते हैं तब हम माइनस साइन को इग्नोर करते हैं। हम सिर्फ कौन से फिगर को कंपेयर करते हैं, एब्सोल्यूट फिगर को कंपेयर करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ वो माइनस है या प्लस है। तो 2 और 3 में कौन बड़ा, 3, तो -3 क्या है, बड़ा है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसका ज्यादा है, y का ज्यादा है, ठीक है। माइनस को हमेशा इग्नोर करते हैं, जनरली मिस्टेक होता है एग्जाम में, -3 -2 आया, हम क्या टिक करके आ जाएंगे, -2 करके आ जाएंगे क्योंकि -2 बड़ा है, लेकिन वो मैथ्स में बड़ा है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के केस में हम माइनस को इग्नोर करते हैं, पहले एब्सोल्यूट फिगर को कंपेयर करते हैं कौन बड़ा है या कौन छोटा है। तो दोनों में से कौन बड़ा है, y का बड़ा है 3। अब माइनस है या नहीं है उससे हमको कोई मतलब नहीं, क्योंकि माइनस क्या हमको बताता है, रिलेशन इनवर्स है, सिर्फ उसका काम उतना ही है। वो हमको क्या बताता है कि दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, इनवर्स है, बस उसके अलावा उसका और कोई काम है नहीं। तो -3 यहाँ पे बड़ा है, मतलब y हैज अ मोर इलास्टिक देन डिमांड देन x, ठीक है। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, इन केस ऑफ डेक्स देयर इज अ इनफाइनाइट डिमांड एट पर्टिकुलर प्राइस एंड डिमांड बिकम 0 विद ए स्लाइट चेंज इन प्राइस। अगर हम थोड़ा सा भी प्राइस चेंज करें तो डिमांड क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। कब होता है ऐसा, याद करो। परफेक्टली इलास्टिक या परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक और इन इलास्टिक में देखो क्या फर्क है। एक का डायग्राम क्या होता है, बता रहा हूं उसको तो, ठीक है। ये 2 डायग्राम है, ये किसका डिमांड, ये है इन इलास्टिक का, ये किसका है, इलास्टिक का, ठीक है। प्राइस कौन से साइड है, फर्स्ट केस में प्राइस क्या है, हमेशा कांस्टेंट है। कांस्टेंट प्राइस में तुम कितना भी यूनिट डिमांड कर सकते हो, कांस्टेंट प्राइस में तुम कितना भी यूनिट डिमांड कर सकते हो। अब प्राइस अगर थोड़ा सा बढ़ा दें या थोड़ा सा कम कर दे, डिमांड क्या हो जा रहा है, पूरा 0 हो जा रहा है। डिमांड क्या हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। इसको ये क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक। अब परफेक्टली इलास्टिक के केस में क्या देखते हैं, क्वांटिटी क्या है, कांस्टेंट है। प्राइस तुम बढ़ाओ या कम करो, प्राइस पहले ये था मान लो, बढ़ाओ या कम करो, को डिमांड कितना रहने वाला है, हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या पूछा है हमारे केस में, क्वेश्चन नंबर, अच्छा तुम्हारे पास नहीं है, मेरे पास है क्वेश्चन, मैं सोचा तुम्हारे बुक में। आ जाओ देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 14 ना, 13, क्वेश्चन नंबर 30 देखो। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है, in the case of that there is an infinite demand at particular price and demand becomes 0 with slight change in price। प्राइस चेंज होने से डिमांड 0 हो जाएगा। तो दोनों में से कौन से केस में ऐसा हो रहा है, ए या बी, केस नंबर ए या बी, ए में ऐसा हो रहा है ना, क्योंकि बी में तो प्राइस तुम बढ़ाओ कम करो, डिमांड हम रुको, तो ये क्या है, देखो ये हमारा क्या है, स्ट्रेट लाइन। इस केस में प्राइस तुम बढ़ाओ या कम करो, क्वांटिटी क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। अब परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो क्या परसेंटेज चेंज इन डिमांड कुछ होगा, नहीं होगा, क्योंकि डिमांड हमेशा क्या होने वाला है, कांस्टेंट रहता है। 0 डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मान लो 10% से चेंज किए, डिमांड तो चेंज होने वाला नहीं है। इस केस में आंसर क्या आया, 0। इस केस में करके देखते हैं, डिमांड 10% से मान लो चेंज किया, प्राइस क्या चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, 0%। तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। ये वाले केस में हम लोग, अच्छा हम लोग यहाँ पे उल्टा लिखते हैं, ये क्या है, इन इलास्टिक और ये क्या है, इलास्टिक, ठीक है। ये क्या है, इन इलास्टिक और इलास्टिक, ठीक है। इससे कंफ्यूज हो गए थे कि हम इधर यहाँ पे उल्टा लिखते, बुक में तो वो ठीक दिया है,
हम यहाँ पे एक जगह इलास्टिक और इनइलास्टिक, हमको क्वेश्चन किसके बारे में पूछा है, हमको क्वेश्चन ए के बारे में ही पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला हमको, अगर डिमांड थोड़ा सा चेंज होता है, अगर प्राइस को हम थोड़ा सा चेंज करते तो डिमांड जीरो हो जाता है। कौन से केस में ऐसा हो रहा है, केस नंबर ए। केस नंबर ए किसका है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का। ठीक, पता देखो क्वेश्चन क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 13 देखना ध्यान से। इन केस ऑफ डेक्स देयर इज इनफाइनाइट डिमांड एट पर्टिकुलर प्राइस। एक पर्टिकुलर प्राइस में डिमांड क्या है, इनफाइनाइट है, ठीक है। अगर हम थोड़ा सा भी चेंज करते हैं प्राइस में तो डिमांड क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। डिमांड क्या हो जाएगा, जीरो। अगर तुम 1 रुपए भी बढ़ा देते हो या 1 रुपए भी कम कर देते हो, डिमांड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे, अब ये वाले ग्राफ में देखना, ग्राफ नंबर ए में ऐसा कब हो रहा है, ये जो पर्टिकुलर प्राइस था, रुको मैं पहले इसको क्लीन कर लेता हूं। ओपी प्राइस पे डिमांड इनफाइनाइट था, प्राइस हमेशा कांस्टेंट है, डिमांड इनफाइनाइट था। अब प्राइस को अगर हम थोड़ा सा चेंज कर दें, मान लो प्राइस को थोड़ा बढ़ा दें या कम कर दें, डिमांड कितना हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है पूरा, ठीक है। वही चीज क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम चीज पूछा है। ये कौन से केस में होता है, जब डिमांड क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक होता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इफ अ गुड टेक्स अप सिग्निफिकेंट शेयर ऑफ कंज्यूमर्स बजट इट विल बी। अगर हमारे टोटल एक्सपेंडिचर का सिग्निफिकेंट शेयर अगर रखा है कोई गुड्स, तो क्या होगा। आज पढ़े थे पॉइंट नंबर 7, थोड़ा पढ़ो, देखो पॉइंट नंबर 7 देखो, अभी जो लास्ट में पॉइंट नंबर 7 पढ़े वो पॉइंट नंबर 7 को पढ़ो। सिग्निफिकेंट शेयर, हमारा इनकम कितना था, 1 लाख रुपए था। अगर कोई 50,000 रुपए का सामान हम कंज्यूम करते हैं, उसका प्राइस बढ़ जाएगा तो खरीदना बंद कर देंगे ना, तो डिमांड क्या हो गया, इलास्टिक हो गया। लेकिन अगर कोई 1 रुपए का सामान है, इनकम 1 लाख है, 1 रुपए का सामान, उसका प्राइस बढ़ के 2 रुपए हो गया, ठीक है। क्या खरीदना बंद कर देंगे, ऑब्वियसली नहीं करेंगे बंद, ठीक है। तो अगर कोई आइटम ऐसा है जो हमारे टोटल इनकम का सिग्निफिकेंट शेयर को लेता है, सिग्निफिकेंट शेयर मतलब मैक्सिमम पोर्शन को ले जाता है, तो उस केस में डिमांड क्या होगा, इलास्टिक होगा, क्योंकि उसका प्राइस अगर बढ़ जाता है तो हम कंजम्पशन क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, ठीक है। तो इन दैट केस इट विल बी हाईली इलास्टिक, ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 तक हम किए, टोटल कितना क्वेश्चन है, अच्छा एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लिया हम लोग 26 क्वेश्चन है, 13 हम लोग करते हैं, 13 हम लोग होमवर्क में लेते हैं, लेकिन मैं गलती से 13 नहीं करवाया, 14 करवा दिया, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन तुम्हारे लिए क्या है, होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 14 से लेके क्वेश्चन नंबर 26 तक होमवर्क है, ठीक है। 14 तक हम लोग किए, क्वेश्चन 26 तक तुम्हारे लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक है। सारा क्वेश्चन करना है, ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, इसमें लास्ट में आंसर भी दिया हुआ है, आंसर नहीं दिया है, चलो ठीक है, आंसर भी भेज दूंगा मैं साथ, ठीक है। पीडीएफ के बाद आंसर भी है मेरे पास, मैं आंसर भी तुम लोगों को भेज दूंगा, ठीक है। तो यहां तक सभी को करके आना है। हम नेक्स्ट क्लास में अब हम क्या शुरू करेंगे, स्टैटिस्टिक्स शुरू करेंगे। अब स्टैटिस्टिक्स का यहाँ पे कुछ हैंडआउट्स है, बुक का थोड़ा सा दिक्कत है, बुक आ नहीं पाया है, तो हैंडआउट सबको ही ले लेना, ठीक है। वो मैं कुछ कर देता हूँ अलग अलग, ये तो चैप्टर 5 का है, ये किसी और का है, ये चैप्टर 4 का है, ये चैप्टर 1 और 2 का है, और ये चैप्टर 3 का, ठीक है। चलो जिसके लिए हैंडआउट नहीं होगा मैं नेक्स्ट क्लास में प्रिंट करवा के मंगवा दूंगा, ठीक है, ताकि हैंडआउट हो जाएगा सबके लिए। 1 2 का ले लो पहले, 1 2 3 है वो, 4 5 है, ठीक है। जिसके लिए को भी नहीं होगा मैं नेक्स्ट क्लास में प्रिंट करके मंगवा दूंगा, ठीक है, तो सबको मिल जाएगा नेक्स्ट, ठीक है। चलो।